हाँ जी देखिएगा, इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट इंडेक्स कौन सा 36। लास्ट 2 और 3 डेज से हम सीजीयू के बारे में देख रहे थे कि सीजीयू के केस में इम्पेयरमेंट टेस्ट कैसे कंडक्ट करवाया जाएगा। उसमें हमने गुडविल को भी ऐड किया, कॉर्पोरेट एसेट को भी ऐड किया। ओके, गुडविल होगा तो पहले गुडविल राइट ऑफ होगा, ठीक है, और कॉर्पोरेट एसेट हुआ तो तब में प्रोपोर्शनेटली हाँ कैरिंग अमाउंट के रेशियो में बटेगा, ठीक है। अगर डिफाइन हुआ किसको कितना बेनिफिट मिल रहा है तब तो ठीक, डिफाइन नहीं हुआ तो 2 स्टेज में होगा इम्पेयरमेंट टेस्ट। पहले में तो क्या होगा विदाउट गुडविल और विदाउट कॉर्पोरेट एसेट, और दूसरे वाले में क्या होगा सीजीयू वाइज होगा, ठीक है ना, और विद गुडविल और विद कॉर्पोरेट एसेट। और सेकंड स्टेज में पहले किसको देना है राइट ऑफ, इम्पेयरमेंट लॉस का इफेक्ट किसको देना है गुडविल को और कॉर्पोरेट एसेट को ही देना है। अब कॉर्पोरेट एसेट के केस में भी ऐसा मत कर देना कैरिंग अमाउंट के रेशियो में, थर्ड स्टेज के अंदर बताया था ना, है ना, क्यों, क्योंकि CGU1 CGU2 पे तो ऑलरेडी इम्पेयरमेंट टेस्ट हो चुका था। ओके, अब देखते हैं क्या रिवर्सल, तो हैशटैग रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस। छोटा सा ही कॉन्सेप्ट है, रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस। मैं लिखूं impairment loss recognized in earlier years can be reversed उसे आप वापस रिवर्स कर सकते हैं, can be reversed for an asset ब्रैकेट में लिखना अदर देन गुडविल। गुडविल के रिगार्डिंग जो आपने राइट ऑफ कर दिया था वैल्यू, इंपेयरमेंट लॉस रिकॉग्नाइज कर लिया था, उसे वापस रिवर्स नहीं किया जा सकता है। एक बार राइट ऑफ हो गया इंपेयरमेंट लॉस के नाम पे, खत्म, वापस रिवर्स नहीं होगा। बाकी एसेट्स में देखना है, तो कोई इंपेयरमेंट लॉस जो आपने अर्लियर ईयर्स में बुक किया था वापस रिवर्स हो जाएगा इफ any indicators if any indication exists that the impairment loss has been decreased, that impairment loss has decreased, कम हो गया है या यूं कहें रिवर्स्ड हो गया है। पहले भी तो इंडिकेटर थे ना, इंपेयरमेंट लॉस को रिकॉग्नाइज करने के लिए भी इंडिकेटर थे कि नहीं थे, हाँ सर। अब उन्हीं के ऑपोजिट अगर आपको इंडिकेटर्स दिखाई देने लगे, जैसे पहले क्या था एक्सटर्नल में मार्केट इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, अभी मार्केट इंटरेस्ट रेट कम हो जाए तो इंडिकेशन है रिवर्सल का। पहले क्या था मार्केट में वैल्यू डाउन हो गया एसेट का, अभी किसी वजह से मार्केट में वैल्यू एसेट का बढ़ गया हो तो ये रिवर्स इंडिकेशन है, ठीक है ना। अच्छा पहले क्या था इंटरनल के अंदर कि परफॉर्मेंस डाउन हो गया, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस डाउन हो गया, अभी मान लो किसी वजह से परफॉर्मेंस बढ़ गया तो ये रिवर्सल का साइन होगा। ओके, तो वो इंडिकेटर्स आपको लिखवाने हैं क्या वापस, इफ एनी इंडिकेशन, इंडिकेटर्स वही हैं लिख लो भले, इंडिकेटर्स इंडिकेशंस ऑफ रिवर्सल, शॉर्ट में लिख लो इंडिकेशंस ऑफ रिवर्सल ऑफ impairment loss, external indicators, पहला increase in the market value of asset,
increase in the market value of asset, increase in the market value of asset. दूसरा हमने लिखा था ना सिग्निफिकेंट चेंज, significant changes in technology, market conditions, market conditions, economic and legal environment, economic and legal environment which has, पहले तो क्या लिखा था एडवर्स इंपैक्ट ना, अभी क्या लिख रहे हैं विच हैज फेवरेबल इफेक्ट, विच हैज फेवरेबल इफेक्ट on the entity, on the entity. तीसरा पहले इंक्रीज इन मार्केट इंटरेस्ट रेट था, अभी डिक्रीज इन मार्केट इंटरेस्ट रेट. मुझे लगता है कि ये इसलिए भी आने चाहिए, कभी एमसीक्यूज में पूछ ले इनमें से कौन सा इंपेयरमेंट लॉस का इंडिकेटर नहीं है, तो चार तीन तो वो दे देंगे इंपेयरमेंट लॉस के इंडिकेटर और एक दे देंगे रिवर्सल वाला. तो तुम्हें ये लाइंस पढ़ के पता होना चाहिए कि फेवरेबल वाला किसमें है, एडवर्स वाला किसमें है, मार्केट इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो क्या होगा, कम होगा तो क्या होगा. समझ में आता है, एमसीक्यू में आ सकता है ना थ्योरी. ऐसा आ सकता है, वो सिर्फ लिखा हुआ होगा देयर आर इंडिकेटर्स, ये इंडिकेशन है कि नहीं है, इस तरह का इंडिकेशन, वो सिर्फ लैंग्वेज बनाने के लिए क्वेश्चन को बड़ा करने के लिए ऐसा लिख सकते हैं, बाकी अपने कोई दिमाग नहीं लगा सकता. अगर वो ऐसा लिखे कि हाँ दे दिया बट बोला कि देयर इज नो इंडिकेशन फॉर दिस, बताइए अब इंपेयरमेंट लॉस कितना होगा, बट ऐसा क्वेश्चन बनाने का चांस बहुत कम होता है क्योंकि उसका आंसर तो एक दो नंबर में तो होता है, ये नहीं होगा. ठीक है, बिल्कुल वो आ सकता है, लेकिन उस केस में क्या होगा, वो लाइन सिर्फ बड़ी बना के देंगे, उसमें इंपेयरमेंट लॉस का ही क्वेश्चन देंगे, क्योंकि अगर वो नहीं देंगे इंपेयरमेंट लॉस का क्वेश्चन तब तो वो छोटा सा आंसर हो गया ना, देयर इज नो इंपेयरमेंट लॉस. वो बना के वो लाइन सिर्फ क्वेश्चन को बड़ा करने के लिए ऐसा लिखेंगे कि हाँ भैया सिग्निफिकेंट चेंज हुआ है, ये हुआ है, वो है, इस वजह से इसने हमारे लिए एडवर्स इफेक्ट डाला और इस वजह से हमको क्या करना पड़ रहा है, आज रिकवरेबल अमाउंट को देखना पड़ रहा है. वो सिर्फ क्वेश्चन को बड़ा करने के लिए, ताकि तुम्हारा टाइम खोटी हो एग्जाम में, और कुछ नहीं. ठीक है, चलिए आगे बढ़ो. नेक्स्ट बी, इंटरनल इंडिकेटर्स. इंटरनल इंडिकेटर्स, इंटरनल इंडिकेटर्स में क्या आएगा, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ एन एसेट, of an asset will be better than expected. पहले था worse than expected, अभी है better than expected. वर्स हुआ तो इंपेयरमेंट लॉस होगा, बेटर हुआ तो उसका रिवर्सल हो जाएगा. सिग्निफिकेंट changes with a favorable effect,
with a favorable effect in a manner in which asset will be used. तो आप एसेट को यूज कैसे कर रहे हो, कितना केयर के साथ आप उस एसेट को यूज कर रहे हो। अगर उस केयर में बदलाव आ गया, कोई चेंज आ गया एसेट को यूज करने के तरीके में, जिसका आपके ऊपर क्या आ रहा है, फेवरेबल इफेक्ट आ रहा है, और वो आपके लिए ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करके दे रही है, तो यस ये रिवर्सल का साइन होगा। ठीक है ना। अच्छा, और इसी में एडवर्स इफेक्ट होगा तो इंपेयरमेंट लॉस। तो आप इस एसेट को ऐसे यूज कर रहे हो कि वो और ज्यादा खराब हो रही है, इसलिए वो नेगेटिव जाएगा, और अच्छे से यूज कर रहे हो तो वो पॉजिटिव इम्पैक्ट जाएगा। बस चलिए अब लिख लो आगे, ट्रीटमेंट ऑफ रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस होगा क्या। ऑब्सोलेंस का उल्टा नहीं हो सकता ना, अपग्रेड नहीं हो सकती ना, ऑब्सोलेंस तो इंपेयरमेंट लॉस में ही होगा। चलन से हट गई, वापस आ चलन में आ गई, ठीक है ना, तो एक रिवर्सल होगा। बट ऐसा चलन से हटने के बाद कोई चलन में नहीं आता है। ठीक है, आ जाता है सर, वो बस कपड़ों में होता है। ठीक है ना, समझ गया मैं तुम्हारी बात। ठीक है। हाँ, 30 साल पहले पप्पा जो पहनते थे वही हम पहनते थे, ठीक है ना। ठीक है। वो एक अलग बात है। ओके, आगे देखो। हाँ, जैसे सिल्क की साड़ी पहले बहुत चला करती थी, अब फिर से चलने लग गई थी, है ना, देखा, सब पता है मेरे को। अब इतना डेप्थ में नहीं जाएंगे ना अपन साड़ियों में, कभी और डिटेल करेंगे। डिटेल में बात करेंगे। चलिए, अभी सर अमाउंट कितना, रिवर्सल तो बोला कि हाँ हो जाएगा, इंडिकेशन हुआ तो हो जाएगा, ठीक है ना। और गुडविल में रिवर्सल नहीं होगा, ये भी हमने जान लिया। अदर देन गुडविल, ये ऐसा ब्रैकेट जैसा दिख रहा है मेरे को, जब मुझको ही ऐसा दिख रहा है तो तुमको तो ऐसा ही दिखा होगा ना। बाकी तो खैर तुम लोग तो मेरे से ज्यादा समझदार हो, नहीं हो। अच्छा ठीक है, अब देखो, अमाउंट ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस, इसी के अंदर, रिवर्सल के अंदर ही देख रहे हैं ना अपन, साम मार्क लगा के। नहीं लेने दे रहे तो तुम दूसरा कलर ले लेंगे, और क्या। वैल्यू ऑफ रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस, लोअर ऑफ द फॉलोइंग, लोअर ऑफ द फॉलोइंग। पहला, पहले हम क्या करते थे, कैरिंग अमाउंट माइनस रिकवरेबल अमाउंट ना। अभी क्या करेंगे, रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा हो गया होगा तभी रिवर्सल करना है, रिकवरेबल अमाउंट माइनस कैरिंग अमाउंट। तो देखेंगे कि कैरिंग अमाउंट को कितना बढ़ाएं, और रिवाइज कैरिंग अमाउंट पता करेंगे भाई, जैसे पहले पता करते थे लॉस लेस करके, अभी रिवर्सल ऐड करके वापस रिवाइज कैरिंग अमाउंट पता करना पड़ेगा। तो एक तो आप ये रिवर्सल कर सकते हो, या फिर दूसरा कहा भाई ये तो, इससे ज्यादा तो रिवर्सल हो ही नहीं सकता, लेकिन इस पर भी एक लिमिट लगा दी गई है, मैक्सिमम आप कितना कर सकते हो, तो मैंने उसको दूसरा कंडीशन में रख दिया। मैक्सिमम कितना आप कर सकते हो, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिवर्सल, उसको मैंने दूसरे में रखा क्या, कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट, कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट if there is no impairment, कभी इंपेयरमेंट हुआ ही नहीं था, उस केस में आपका बुक वैल्यू क्या होगा, माइनस कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट आफ्टर इंपेयरमेंट। इंपेयरमेंट करने के बाद एसेट का वैल्यू कितना है,
और अगर इम्पेयरमेंट नहीं करते तो एसेट का वैल्यू कितना होता है, दोनों का डिफरेंस आप मैक्सिमम इतना ही क्या कर सकते हैं, रिवर्सल कर सकते हैं। तो रिकवरेबल अमाउंट माइनस कैरिंग अमाउंट तो होता ही है। दूसरा क्या बोला, मैक्सिमम आप कितना रिवर्सल कर सकते हो। आप देखना कैरिंग अमाउंट को जज करना कि कभी रिवर्सल होता ही नहीं, कभी इंपेयरमेंट होता ही नहीं, सॉरी कभी इंपेयरमेंट होता ही नहीं, तो आज आपका कैरिंग अमाउंट कितना होता, माइनस, क्योंकि आपने लॉस को बुक कर लिया पिछले सालों में, तो उसकी वजह से आज आपका कैरिंग अमाउंट कितना है, कम होगा ना। ऑब्वियसली लॉस बुक करोगे तो कैरिंग अमाउंट कम ही होगा, तो उसकी वजह से आपका कैरिंग अमाउंट कितना है, दोनों में जितना डिफरेंस है बस मैक्सिमम आप उतना ही इंपेयरमेंट लॉस रिवर्स कर सकते हो। मतलब हम मैक्सिमम कितना रिवर्स कर सकते हैं, केवल उतना ही रिवर्स कर सकते हैं कि अगर हम कभी इंपेयरमेंट लॉस बुक ही नहीं करते तो हमारा कैरिंग अमाउंट कितना होता, उस अमाउंट तक हम क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम रिवर्स कर सकते हैं, उससे ज्यादा रिवर्स नहीं कर सकते। क्लियर है, तो मैंने लिखवा दिया लोअर ऑफ द फॉलोइंग। ओके, अच्छा लॉजिक समझे ना, कि मैक्सिमम उतना तक ही रिवर्स कर सकता हूं जितना, अगर मैं कभी इंपेयरमेंट करता ही नहीं, लॉस बुक करता ही नहीं, तो मेरा आज कैरिंग अमाउंट कितना होता, बस उससे ज्यादा मैं उसको एसेट को रिवाइज नहीं करूंगा वापस। ओके डन। चलिए लिखो ट्रीटमेंट ऑफ हाँ वैसे रिकवरेबल वाला अमाउंट सेम वैसे आएगा जैसा पहले आता था, वैल्यू इन यूज और फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल विच एवर इज हायर। ओके जी, ट्रीटमेंट ऑफ रिवर्सल, ट्रीटमेंट ऑफ रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस। इम्पेयरमेंट लॉस का ट्रीटमेंट तुम क्या करते थे सर, अगर हम कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रहे हैं तो पीएनएल में ट्रांसफर, और अगर हम रिवोल्यूशन मॉडल फॉलो कर रहे हैं तो हाँ रिजर्व से पहले डेबिट करेंगे और फिर पीएनएल से डेबिट करेंगे। वैसे यहाँ पे मैं कैसे लिखोगे, देखना जरा ध्यान से, बाद में लिखना। मैं पहले बात कर रहा हूं रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस फॉर इंडिविजुअल एसेट, इंडिविजुअल एसेट, और दूसरा बात करेंगे रिवर्सल किसका, रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस किसके लिए, फॉर सीजीयू। ओके, तो इंडिविजुअल एसेट है तब तो क्या कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रहे हो कि रीवैल्यूएशन मॉडल, अगर आप कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रहे हैं तो यस ट्रांसफर टू पीएनएल, इस बार फायदा है ना, तो पीएनएल क्रेडिट हो जाएगा, आया ना। हाँ तो सर एंट्री क्या होएगा, अगर कोई एंट्री करे तो रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट, तो दो एंट्री होगी ना सर, रुको सर, एक तो क्या होगा, रिवर्स हुआ है तो पीपी की वैल्यू बढ़ेगी, तो आप देखेंगे कि पहला एंट्री तो पीपी अकाउंट डेबिट टू रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस, ओके, और दूसरा क्या करोगे, एट द एंड इस रिवर्सल को पीएनएल में ट्रांसफर कर दोगे, अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट, समझ गए। अच्छा रिवेल्यूशन मॉडल हुआ तो सर अगर आपने पहले रिवेल करके एसेट को इंक्रीज डिक्रीज किया है तो क्या होगा, अभी क्या हो रहा है, अभी तो गेन हो रहा है ना, तो ट्रीटेड एज, इस रिवर्सल को कैसे मानना, रिवैल्यूएशन गेन मानना, और रिवैल्यूएशन गेन का जो भी आप ट्रीटमेंट करते थे इंडिया 16 या 38 में वैसा ही कर देना। क्या करते थे सर, गेन होता था तो
अगर पहले लॉस बुक कर रखा है तो पहले P&L में क्रेडिट करेंगे, और अगर नहीं कर रखा, पहले फर्स्ट टाइम हुआ है, तो हम क्या करेंगे अभी। और अगर पहले भी मान लो गेन हुआ था, ठीक है ना, तो अभी क्या करोगे, तो रेवल्यूशन रिजर्व में क्रेडिट किया जाएगा। तो बस पहले तो क्या कर दो, सर गेन हुआ है, लिखने की जरूरत है क्या। रेवल्यूशन गेन की तरह ट्रीट करना है, रेवल्यूशन गेन की तरह ट्रीट करने का मतलब क्रेडिट टू रेवल्यूशन रिजर्व। लेकिन अगर आपने पहले क्या कर रखा हो, पहले आपने क्या किया था, मान लो कोई एसेट था, उसको आपने रिवैल्यूएशन मॉडल पे शो कर रखा है, मतलब आपने उसको रिवेल कर रखा है। रिवेल करके क्या कर रखा था, एसेट की वैल्यू पहले बढ़ा रखी थी, समझना इस चीज को, बढ़ा रखी थी। तो बढ़ा रखी थी तो मतलब वो किधर ट्रांसफर हो गया होगा, रिवैल्यूएशन रिजर्व में ट्रांसफर हो गया होगा। रिवर्सल तो तभी होगा ना जब पहले इंपेयरमेंट लॉस होगा। फिर मान लो इंपेयरमेंट लॉस हुआ, तो इंपेयरमेंट लॉस हुआ था तो अपन ने क्या बोला था कि जितना आरआर में बैलेंस हो पहले उससे निकालना, वरना फिर P&L डेबिट कर देना, राइट। ओके, अब क्या हो रहा है, रिवर्सल हो रहा है। रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस होगा तो क्या करेंगे, अगर आपने पहले P&L डेबिट कर रखा है तो पहले तो P&L क्रेडिट होगा ना, उसके बाद क्या होएगा, रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रेडिट होगा। समझ में आ रहा है, ठीक है ना, मतलब मुझे फायदा हुआ तो मैंने रिवैल्यूएशन रिजर्व को क्या किया, क्रेडिट किया था सबसे पहले, और एसेट को रिवैल्यूड अमाउंट पे शो किया। फिर आगे चल के 1-2 साल बाद मेरे को लगा कि अच्छा इधर तो इंपेयरमेंट लॉस हो रहा है, तो मैंने इंपेयरमेंट लॉस हुआ तो मैंने क्या किया, जो रिवैल्यूएशन रिजर्व का बैलेंस था पहले तो उसको यूटिलाइज किया, फिर और जरूरत पड़ा और अगर वैल्यू कम हो गई तो P&L को यूज किया। अब रिवर्सल हो रहा है तो एसेट की वैल्यू बढ़ानी है, फायदा होगा तो किधर ट्रांसफर करोगे, सर अगर मैंने पहले P&L से विड्रॉ कर रखा है तो पहले वापस P&L में ही जाएगा, और अगर मैंने पहले P&L से विड्रॉ कर रखा है तो P&L में क्रेडिट होगा, और फिर किधर ट्रांसफर होगा, बचा हुआ बैलेंस रिवैल्यूएशन रिजर्व में क्रेडिट होगा। अच्छा, अगर रिवेल किया हो तुमने कभी एसेट को पहले और नुकसान हो गया, नुकसान हो गया तो तुमने उस टाइम फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन में क्या किया होगा, डेबिटेड टू P&L। फिर इंपेयरमेंट लॉस हो गया तो रिवैल्यूएशन रिजर्व में तो कुछ था नहीं, तो अगेन डेबिटेड टू P&L। अरे अरे ये क्या किया, हाँ P&L बोल रहा हूँ, और लिख रहा RR, डेबिटेड टू P&L। फिर इंपेयरमेंट लॉस हुआ तो अगेन डेबिटेड टू P&L। अब भी रिवर्सल होगा तो ऑब्वियसली पहले तो P&L ही क्रेडिट होगा ना, जितना डेबिट हो रखा है, उसके बाद ही तो रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रेडिट होगा। पहले पापा मम्मी को देना है, बाद में अपनी पॉकेट में रखना है, बताया ना, सेम वैसे ही। कंफ्यूजन है क्या इसमें, है नहीं, फायदा होता है तो पहले किसको देना होता है, अगर पापा मम्मी से ले रखा होता है उसको देना, ठीक है ना। तो मैंने कहा कि जब पहले फायदा हो, सबसे पहले फायदा हुआ तो तुमने अपनी पॉकेट में डाला, फिर इंपेयरमेंट लॉस हुआ था तो पहले तुम अपनी पॉकेट से निकालना, फिर उसके ऊपर और नुकसान हो जाए अगर, तो पापा मम्मी से ले लेना। फिर अब रिवर्सल कर रहे हो और अगर पापा मम्मी से पहले ले रखा था तो पहले पापा मम्मी को दे देना, फिर अपनी पॉकेट में डाल लेना। समझ में आया, पक्का। हाँ ऐसा देख लेना ना, ऐसा बता रखा है, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है ना, ये सब थोड़ा ना लिखने की जरूरत है। अच्छा ठीक है, हाँ अब आगे बढ़ते हैं, चलो लिख लेना। सर ये तो हो गया ट्रीटेड एज रिवैल्यूएशन गेन, बस। उसके बाद सर सीजीयू के केस में अगर रिवर्सल हुआ तो क्या करोगे, मैंने कहा ना गुडविल के अंदर वापस रिवर्स नहीं करना, बाकी के एसेट में कैरिंग अमाउंट के रेशियो में रिवर्स कर देंगे। तो लिखता हूं रिवर्सल शुड बी अलोकेटेड टू, रिवर्सल शुड बी allocated to individual asset, individual asset of CGU, individual asset of CGU except for goodwill। गुडविल पे एलोकेट नहीं करना, हम पहले ही बात कर चुके हैं, ठीक है ना, एक्सेप्ट फॉर गुडविल ऑन प्रो रेटा, वही प्रोपोर्शनेटली ऑन अ प्रो रेटा बेसिस
ऑफ देयर कैरिंग अमाउंट, ऑफ देयर कैरिंग अमाउंट। तो कैरिंग अमाउंट के रेशियो में सारी एसेट्स पे अलोकेट कर देना रिवर्सल को, सबकी वैल्यू में उतना उतना ऐड हो जाएगा। लिख लो फटाफट से। ये लो जी, लिखवाने का काम हो गया है पूरा। अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है एनसीआई का, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का, लेकिन जब तक हम वो बिजनेस कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ लेंगे तब तक उस पर रिवर्सल नहीं आएगा। बताया था ना, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडी, एसोसिएट और जॉइंट वेंचर। तो पहले बिजनेस कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे कभी, के बाद कुछ इंडिया के क्वेश्चन क्या होते हैं, मिक्स होते हैं, वो मिक्स वाले एकदम लास्ट में करेंगे जब सब कुछ पढ़ लिया जाएगा। सब इंडिया से मिलेंगे कुछ ना कुछ मिक्स क्वेश्चन, लेकिन जब तक आगे का नहीं पढ़ लेंगे तब तक वो कवर नहीं होगा, इसलिए वो मिसलेनियस टॉपिक्स के नाम से कवर कर लेंगे। हो गया, बिल्कुल। चलिए फिर देखते हैं, लिखे एग्जाम्पल। ओके, हाँ, ये किसी को लिखना हो तो, ऐसा बनाना हो तो पहले रिवोल्यूशन किया, फिर इंपेयरमेंट लॉस हुआ, फिर रिवर्सल होगा। रिवर्सल तभी होगा जब पहले इंपेयरमेंट लॉस होगा। तो हम पहले से मान के चल रहे हैं कि रिवोल्यूशन मॉडल था, अगर एसेट का वैल्यू बढ़ा तो आपने आरआर में क्रेडिट किया होगा, और अगर एसेट का वैल्यू कम हुआ तो आपने पीएनएल को डेबिट किया होगा। इफ एसेट इंक्रीज, इफ एसेट डिक्रीज, पीएनएल को क्या करना, डेबिट करना, और रिवोल्यूशन रिजर्व को क्या करना, क्रेडिट करना। फायदा होगा तो रिवोल्यूशन रिजर्व में क्रेडिट होगा, और नुकसान हुआ तो पीएनएल डेबिट होगा। फिर इंपेयरमेंट लॉस के लिए बता नहीं रहा हूं कि फायदा हो रहा है कि नुकसान, ऑब्वियसली इंपेयरमेंट लॉस का मतलब ही क्या है, एसेट की वैल्यू डाउन हो रही है। तो अगर रिवोल्यूशन रिजर्व में बैलेंस हो तो रिवोल्यूशन रिजर्व डेबिट करना, वरना पीएनएल डेबिट हो जाएगा। और रिवर्सल में बताने की जरूरत नहीं है कि एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, बढ़ रही है तो क्या होगा, अगर पीएनएल पहले डेबिट हो रखा है तो पीएनएल क्रेडिट कर दो, वरना आरआर क्रेडिट कर दो। डन। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल और सीखते हैं कैसे होगा ना। एग्जाम्पल, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ पीपीई purchased on 1st April 2021 equals to rupees 2 lakh। लाइफ 10 साल, लाइफ 10 इयर्स। ऑब्वियसली तो डेप्रिशिएशन कुछ नहीं बोलेगा तो हम एसएलएम से लगा देंगे।
on 31st March 2023, 31 मार्च 2023, 2 साल हो गए ना. There is an indication of impairment loss. Recoverable amount on this date is rupees 1,20,000. 1,20,000. On 31st March 2025, 31 मार्च 2025, फिर और 2 साल बाद. There is sign of reversal. Of impairment loss. Recoverable amount on this date is rupees 1,40,000. 1,40,000. Okay. Short treatment. Short treatment plus of impairment loss and reversal. बस short treatment. इतना सही है क्वेश्चन? हाँ, इतना सही है. सब चीजें लिख देना, चेक करना. ओरिजिनल कॉस्ट लिख दिया मैंने 2 लाख. ओके, लाइफ 10 साल लिख दिया. इससे अपने आप डेप्रिसिएशन लग जाएगा. कैरिंग अमाउंट आ जाएगा. रिकवरेबल अमाउंट दे ही रखा है. इम्पेयरमेंट लॉस पता कर लेंगे. फिर अगेन 2 साल बाद आपको रिकवरेबल अमाउंट दे दिया. कैरिंग अमाउंट हम पता कर लेंगे. रिवर्सल पता कर लेंगे. रिवर्सल में सब पता आ जाएगा. ठीक है जी, डन है. ओके, लिखवा दिया सब. चलिए, हाँ जी, देखो सॉल्यूशन. 2 लाख की एसेट थी. जिस दिन 31 मार्च 2023 को पहले कैरिंग अमाउंट देखते हैं, ठीक है ना. ऑन 31 मार्च 2023, 31 मार्च 2023 को हम देखते हैं. फर्स्ट कैरिंग अमाउंट. कैरिंग अमाउंट कितना होगा सर? ओरिजिनल कॉस्ट माइनस अब तक का डेप्रीशिएशन. ओरिजिनल कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन. ओरिजिनल कॉस्ट था 2 लाख और इन 2 सालों में डेप्रीशिएशन कितना लग गया सर? 2 लाख माइनस स्क्रैप वैल्यू के बारे में कुछ बोला नहीं है. और लाइफ कितनी है? 10 साल. तो कैरिंग अमाउंट कितना होगा? बोलो. हाँ, 2 साल में कितना डेप्रीशिएट होगा? अच्छा, ये 1 साल का हुआ है क्या? तो मल्टीप्लाइड बाय 2 इयर्स. हाँ जी, 10 साल लाइफ है. 2 सालों में कितना डेप्रीशिएशन लग गया? 40,000. ओके, और बचा कितना? 1,60,000. ओके, तो 31 मार्च 2023 को कैरिंग अमाउंट 1,60,000. रिकवरेबल अमाउंट
आप इसका प्रेजेंटेशन वैसे भी कर सकते थे ना, कि वैल्यू लिखा 2 लाख माइनस पहले साल का डेप्रिसिएशन, फिर अमाउंट आया, फिर माइनस डेप्रिसिएशन, फिर अमाउंट आया, ऐसे भी कर सकते थे। रिकवरेबल अमाउंट कितना दे रखा है इस दिन? सर इस दिन रिकवरेबल अमाउंट है 1,20,000 रुपए। आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, रिकवरेबल अमाउंट दे रखा है। तो इंपेयरमेंट लॉस कितना हो गया? इंपेयरमेंट लॉस इक्वल्स टू कैरिंग अमाउंट माइनस रिकवरेबल अमाउंट। 1,60,000 माइनस 1,20,000, 40,000 रुपए का इंपेयरमेंट लॉस हो गया है। क्या आप इस दिन का रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट बता सकते हैं? रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट, हाँ जी, जो कैरिंग अमाउंट था उसमें से इंपेयरमेंट लॉस को हटा देंगे 40,000 को, 1,20,000 अप टू द रिकवरेबल अमाउंट, ये रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट आ गया। ये तो हुआ 31 मार्च 2023 को। अब बात करें 31 मार्च 2025 की। ऑन 31 मार्च 2025 इस दिन कैरिंग अमाउंट क्या होएगा? इस दिन कैरिंग अमाउंट क्या होगा 31 मार्च 2025 को? सोच के बताओ, ध्यान से बताना। 31 मार्च 2025 को कैरिंग अमाउंट कितना होगा? 31 मार्च 2023 का आप कर चुके हो, अब 31 मार्च 2025 कैरिंग अमाउंट कितना होगा? 1,20,000 हुआ क्या? कितना? नहीं, 80,000 भी नहीं, 90,000। करेक्ट, 90,000। कैसे सर? कैरिंग अमाउंट कैसे आएगा? 31 मार्च को कितना था? 31 मार्च को कैरिंग अमाउंट ऑन 31 मार्च 2000 कौन सा? 23। छोड़ के आए थे ना अपन 23 में, कितना? 1,20,000 ना? रिवाइज हुआ था कि नहीं हुआ था? रिवाइज हुआ था ना? तो अभी फ्यूचर में डेप्रिसिएशन रिवाइज अमाउंट पे लगेगा ना? पीपीई भूल गए तुम लोग, है ना? अभी फ्यूचर में डेप्रिसिएशन रिवाइज अमाउंट पे लगेगा, तो ये यहाँ पे लिख दिया मैंने, रिवाइज कैरिंग अमाउंट लेस डेप्रिसिएशन। अगर मैं बात करूं कौन से ईयर का? 23-24 का, तो कितना होएगा सर? 1,20,000। क्रैप वैल्यू कुछ है नहीं, माइनस नील, डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ। 2 साल बीत चुके थे ना, तो 8 साल। 2 साल बीत चुके थे, 8 साल। ओके, कितना आएगा? 1,20,000 डिवाइड बाय 8, 15,000। ओके, जब तक चेंज नहीं आएगा तब तक डेप्रिसिएशन ऐसे ही कैलकुलेट करते चले। आप चाहो तो 1,20,000 डिवाइड बाय 8 कर लो अगली बार, या फिर ऐसे भी कर सकते हो, 1,20 माइनस 15 करो और डिवाइड बाय 7 कर दो। 1,20 माइनस 15 करो, 1,05,000 आएगा। 1,05,000 को अगर आप 7 से डिवाइड करोगे, कितना आएगा? 1,05,000 डिवाइड बाय 7, 15,000 आ जाएगा ना? सेम आएगा ना? तो कैसे भी कर सकते हैं ना, ठीक है ना? चलिए, तो अभी चेंज नहीं हो रहा, तब तक अपन ऐसे ही चलने दो। डेप्रीशिएशन जब तक चेंज नहीं हो रहा, तो जो हमारा एस्टिमेशन था हर साल का वही रहने दो। तो 24-25 का भी सेम तरीके से लगा दो, 1,20,000। और कोई कहे नहीं तो मैं तो हर साल रिवाइज करके बताऊंगा, जो बचा हुआ कैरिंग अमाउंट है, बची भी लाइफ है, तो वैसे भी कर सकता है। उस केस में उसको 1,05,000 डिवाइड बाय 7 करना होगा। 15-15, ये लो जी, कितना आ गया? 30,000 माइनस होएगा, ये आ गया 90,000 कैरिंग अमाउंट on 31st March 2025।
31 मार्च 2025 को कैरिंग अमाउंट आ गया। अब इसको कंपेयर करना होगा इस दिन की रिकवरेबल अमाउंट से। रिकवरेबल अमाउंट कितना क्वेश्चन में दे रखा है ना इस दिन का रिकवरेबल? हाँ, 1,40,000। तो अब तुम्हें ये बताना है कि रिवर्सल का अमाउंट कितना होगा। रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस कितना होगा? लोअर ऑफ द फॉलोइंग है ना, सिखाया था ना, इन दोनों में से जो कम होगा। यहाँ तक लिख लिया ना? ओके, कौन सा दो सर? एक तो रिकवरेबल अमाउंट माइनस कैरिंग अमाउंट। रिकवरेबल 1,40 है और इस दिन कैरिंग है 90, तो 50,000 का आप रिवर्स कर सकते हैं। पहले केस में बोल रहा है कि 50,000 रिवर्स करते हैं तो आपकी अब रिवाइज कैरिंग अमाउंट कितनी आ जाएगी? 1,40। लेकिन वो दूसरा वाला रेस्ट्रिक्शन क्या कहता है भैया? मैक्सिमम आप कितना रिवर्स कर सकते हो, कि अगर आप कभी इंपेयरमेंट करते ही नहीं तो आज आपका कैरिंग अमाउंट कितना होता। तो कैरिंग अमाउंट कब? इफ नो इम्पेयरमेंट, अगर आप इंपेयर करते ही नहीं तो आपका कैरिंग अमाउंट कितना होता? कितना होता? तो स्टार्टिंग में हमारी एसेट कितनी थी? 2 लाख थी ना? हाँ सर, 2 लाख थी। कितने साल बीत गए हैं सर? 2 लाख थी और एसेट की जो लाइफ थी वो थी 10 साल। उसमें 4 साल बीत चुके हैं सर, 4 साल बीत चुके हैं। देखना सर, हर साल 20,000 का डेप्रिसिएशन लगता, 4 सालों में 80,000 का डेप्रिसिएशन लग जाता और 2 लाख माइनस 80,000 कितना आता? 1,20,000 माइनस कैरिंग अमाउंट। अभी कितना कैरिंग अमाउंट है तुम्हारा आफ्टर रिपेयर इंपेयरमेंट? तो अभी तुमने कैरिंग अमाउंट पता किया था ना? हाँ सर, हमने पता किया था ना कैरिंग अमाउंट। ये रहा हमारा कैरिंग अमाउंट, कितना? 90,000। क्योंकि हमने इंपेयरमेंट किया है तो हमारा कैरिंग अमाउंट कितना आ रहा है? 90,000। दोनों का डिफरेंस ले लो, 1,20,000 और 90,000 का डिफरेंस कितना? 30,000। तो मैक्सिमम रिवर्सल कितना कर सकते हो? केवल 30,000। so maximum reversal is of maximum reversal of impairment loss is rupees 30,000। ज्यादा से एक बात बताओ, सुनो सुनो सुनो, ध्यान से सुनो, इम्पेयरमेंट लॉस कितना हुआ था? 40,000। अब तुम इसी इम्पेयरमेंट लॉस का रिवर्सल कर रहे हो और पहला वाला अमाउंट निकल के कितना आ रहा है? 50,000। पहली बात तो 50 तो वैसे भी नहीं कर सकते। लास्ट में इम्पेयरमेंट लॉस कितना हुआ था? 40 हुआ था। तो 40 से ज्यादा तो पॉसिबल वैसे भी नहीं था। अब 40 का 30 कैसे हो गया सर? ये सोचने लायक बात है। 40 का 50 नहीं होगा, ये तो समझ में आ गया, क्योंकि रिवर्सल तो उसी का होगा ना जो पहले इनकर हुआ था। तो 40,000 का इम्पेयरमेंट लॉस था, तो सर मैक्सिमम भी 40 का कर सकते थे ना? मैंने कहा नहीं, सुनना समझना, इस 30,000 के लिए मैं एक और कैलकुलेशन लिखवा रहा हूं। 30,000 ऐसे भी आ सकता था। कैसे आ सकता था सर? इम्पेयरमेंट लॉस जो हुआ है ना, उसमें से लेस कर दो क्या, इसकी वजह से सेविंग इन डेप्रिशिएशन ड्यू टू इम्पेयरमेंट लॉस। इस तरीके से भी आ सकता था। इम्पेयरमेंट लॉस कितना था पहले रिकॉग्नाइज? 40,000। 40,000 पीएनएल पे बर्डन आया था, प्रॉफिट कम हो गया था, राइट? मैं ऐसा मान के चलूं। लेकिन इस इम्पेयरमेंट लॉस के कारण
क्या आपकी डेप्रिसिएशन में कोई सेविंग हुई है क्या? हाँ सर, पहले डेप्रिसिएशन हर साल लगता था कितना, 2 लाख डिवाइड बाय 10, 20,000 है ना। 2 लाख डिवाइड बाय 10 कितना, 20,000। अभी कितना लग रहा है तुम्हारा डेप्रिसिएशन? सर अभी हमारा इंपेयरमेंट की वजह से, भुगने की वजह से हमारा हर साल का डेप्रिसिएशन कितना लग रहा है, 15,000। लग रहा है कि नहीं लग रहा है? हाँ सर, इंपेयरमेंट की वजह से 1,20,000 माइनस नील डिवाइड बाय 8 किया था कि नहीं किया था? 1,20,000 माइनस नील डिवाइड बाय 8, तो हमारा हर साल का डेप्रिसिएशन का सेविंग कितना हो रहा है सर? 40,000 माइनस 20,000 डेप्रिसिएशन लगता अगर कोई इंपेयरमेंट नहीं होता। इंपेयरमेंट हुआ इसलिए डेप्रिसिएशन कितना लग रहा है, 15,000। तो इंपेयरमेंट होने की वजह से आपका 5,000 हर साल डेप्रिसिएशन बच रहा है कि नहीं बच रहा है, कम हुआ कि नहीं हुआ? तो 40,000 माइनस, अच्छा 5,000 तो 1 साल का है ना, 2 साल का कितना होगा, 2 साल का कितना होगा, 10,000। तो मैक्सिमम आप रिवर्सल कितना कर पाएंगे, 30,000 कर पाएंगे। एक और ये तरीका होता है, ध्यान में नहीं रखें तभी चलेगा, ध्यान में नहीं रखें तब भी चलेगा, बस लॉजिक बताया कि एक और तरीका, भाई इंपेयरमेंट लॉस था 40, तो भाई 40 क्यों नहीं रिवर्स कर पाया? उसका लॉजिक इतना सही है कि भैया इसी इंपेयरमेंट लॉस के कारण आप क्या कर पाए हो, 5,000 की सेविंग कर पाए हो इन 2 सालों में, सेविंग इन डेप्रिसिएशन। तो आप मैक्सिमम रिवर्सल कितना कर सकते हो, 30। मैं तो कहता हूँ इसको याद ना रखे, क्या करो, केवल इसको याद रख लो कि मैक्सिमम आर ए माइनस सी ए, और दूसरा क्या, कैरिंग अमाउंट इफ नो इम्पेयरमेंट माइनस कैरिंग अमाउंट आफ्टर इम्पेयरमेंट, बस। एक और बस तरीका बताया, ठीक है? अच्छा लगे तो ठीक, नहीं लगे तो कोई जरूरी थोड़ी है, डॉक्टर ने थोड़ा बता रखा कि ये वाला लिखना ही है अपने को, ठीक है? एक ही याद रख लेना, ये पहला वाला बेटर रहेगा। बच्चे ने मैसेज किया है, अरे अरे, हाँ समझ में आया क्या बोलूं, 30,000 का पक्का? ओके, तो ये रेड वाला याद रखने की जरूरत नहीं है, लिखना चाहो तो लिख लो, कभी तुम लोग बहुत अच्छे समझदार हो जाओ बच्चे, तो अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि भैया इम्पेयरमेंट लॉस 40 का हुआ था, तो हिसाब से तो 40 का रिवर्सल होना चाहिए था ना, ज्यादा से ज्यादा 30 का ही क्यों हुआ, क्योंकि रिवर्सल इसलिए 30 का हुआ कि 40 का लॉस तो था, लेकिन उस लॉस के कारण आगे आने वाले 2 साल में डेप्रिसिएशन में सेविंग भी तो हो गया, डेप्रिसिएशन कम चार्ज हुआ ना, तो पीएनडल की आत्मा को थोड़ी शांति मिली कि नहीं मिली? तो अभी पीएनडल कह रहा है 30,000 रिवर्स करेगा तो भी चलेगा, 40 रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? ओके, अभी समझ में आया सर, ठीक है। या फिर दूसरा तरीका वही कि कैरिंग अमाउंट इफ नो इम्पेयरमेंट माइनस कैरिंग अमाउंट इफ आफ्टर इम्पेयरमेंट, जो भी होगा डिफरेंस मैक्सिमम आप उतना रिवर्सल कर सकते हैं, ठीक है जी? चलिए डन, ओके सर। तो अभी रिवाइज कैरिंग अमाउंट बता दो फटाफट से, 4th नंबर रिवाइज कैरिंग अमाउंट, रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट, क्योंकि फ्यूचर में अब इस पे डेप्रिसिएशन लगेगा ना। रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट कौन सी डेट को, ऑब्वियसली 31 मार्च 2025 का मामला चल रहा है ये सारा, 31 मार्च 2025। रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट, अभी कैरिंग अमाउंट कितना था सर? अभी कैरिंग अमाउंट था 90,000, ओके, और इस 90,000 में मैं क्या ऐड कर दूंगा, 30,000, बिल्कुल 1,20,000, डन। अब फ्यूचर में डेप्रिसिएशन कोई मुझसे पूछे, इन फ्यूचर डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, तो लाइफ कितनी बची है अब, 6 साल, तो 1,20,000 डिवाइड बाय 6, लिखने का जरूरत नहीं है भले ही, ठीक है ना। डेप्रिसिएशन इन फ्यूचर 1,20,000 पूछेगा तो बता देंगे, 1,20,000 डिवाइड बाय फ्रॉम द, हाँ 5th ईयर से 1,20,000 डिवाइड बाय 6 कितना होगा, 20,000, डन है क्या? चलिए ओके सर, ये हो गया रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस।
हाँ जी, एक और एग्जांपल लिख लो आप। ये तो इंडिविजुअल एसेट का हो गया। अब सीजीयू के रिगार्डिंग देख लेते हैं। एग्जांपल, 1 अप्रैल 2021, 1 अप्रैल 2021, ए लिमिटेड एक्वायर्ड 100% of B Limited for rupees 4 lakh. बी लिमिटेड का बिजनेस खरीद लिया इसने 4 लाख रुपए में, पूरा का पूरा बिजनेस टेक ओवर कर लिया। पूरा का पूरा बिजनेस टेक ओवर करेंगे तो एसेट्स भी आएंगी, लाइबिलिटीज भी आएंगी, और अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा पे किया तो गुडविल भी रिकॉग्नाइज होगा ना। ओके, तो नेट एसेट्स ऑफ बी लिमिटेड वो है 3,20,000 मान लेते हैं, 3,20,000। ठीक है, 3,20,000 इसको बोलते हैं आइडेंटिफिएबल एसेट्स। आइडेंटिफिएबल एसेट, याद है आइडेंटिफिएबल, कहीं पढ़ा था? किसके, कहां पढ़ा था? कुछ याद आ रहा हो तो। सर, इंटेंजिबल एसेट्स आर आइडेंटिफिएबल, नॉन मॉनेटरी, है ना। आइडेंटिफिएबल कब होगा? जब उसको सेपरेटली क्या किया जा सकता हो, बेचा जा सकता हो, या फिर वो अराइज हुई हो किससे, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट। ठीक है ना। चलिए, तो यहां पर क्या होगा, ठीक है, 3,20,000 तो था ही, और उसके अलावा क्या होगा, 3,20,000 के लिए आपने क्या कर दिया, 80,000 का गुडविल एक्स्ट्रा पे किया ना, मतलब 4 लाख, 3,20,000 के लिए 4 लाख पे किया, तो गुडविल आएगा कि नहीं आएगा 80,000 का? बिल्कुल आएगा सर। ओके, तो गुडविल भी आ जाएगा। तो मैंने, आप लिखो तो लिखो भले, आंसर में लिख देंगे गुडविल कितना, 80,000। डेप्रीशिएशन कैसे लगेगा, डेप्रीशिएशन एसएलएम से, लाइफ मान लेते हैं, ये सारी एसेट्स ही हैं, 3,20,000 फिलहाल के लिए मान लेते हैं। लाइफ ऑफ नेट एसेट्स कितना, एसेट्स लाइफ ऑफ एसेट है 20 साल। अच्छा, गुडविल का लाइफ कितना होगा, कुछ नहीं ना, उसमें अमोर्टाइजेशन तो होता ही नहीं है ना, तो ये केवल किसका है, अदर देन ऑब्वियसली गुडविल, क्योंकि गुडविल पे तो अमोर्टाइजेशन होता ही नहीं है ना, पता है ना तुमको। ओके, 31 मार्च 2023 रिकवरेबल अमाउंट 2,12,000, और 31 मार्च 2024, हाँ 25, रिकवरेबल अमाउंट 3,04,000, 3,04,000। चलिए, इवैल्यूएट बताइए, इवैल्यूएट इंपेयरमेंट लॉस और रिवर्सल दोनों है ना, बताना है। सॉल्यूशन, तो सबसे पहले तो जब आपने 100% एक्वायर कर लिया है बिजनेस, तो बिजनेस कॉम्बिनेशन हो गया ये, तो अपन हम गुडविल का कैलकुलेशन कर देते हैं। गुडविल इक्वल्स टू जो भी कंसीडरेशन दिया है आपने, कंसीडरेशन माइनस नेट एसेट्स,
एक्वायर्ड, कंसिडरेशन 4 लाख का था और नेट एसेट्स 3,20,000 की, तो 80,000 का क्या हो गया है, गुडविल हो गया है। एक तरीके से क्या बन गया, सीजीयू बन गया ना, ठीक है। और इस सीजीयू गुडविल ये केवल इसी सीजीयू के लिए है, केस 1 है, केस 2 है या केस 3 है, आइडेंटिफिएबल है सर। ये जो बिजनेस एक्वायर किया इसी के साथ गुडविल आई है, तो ये जो गुडविल है वो ऑब्वियसली इसी सीजीयू से, इन्हीं एसेट से रिलेट करती है, तो इन्हीं के साथ इंपेयर्ड होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल। अब बात करते हैं कौन सी डेट को, 31 मार्च 2023 को। ऑन 31st March 2023, 31 मार्च 2023। हाँ, ये गुडविल का वैसे कैरिंग अमाउंट ही कर लेते, चलो कोई ना, वापस 1 नंबर लगा दो। कैरिंग अमाउंट, इस दिन कैरिंग अमाउंट कितना होगा, सर एक तो होंगी अदर एसेट्स और एक चल रहा होगा गुडविल। तो ओरिजिनल कॉस्ट या कहें तो कितना था स्टार्टिंग में जब एक्वायर किया था, तो अदर एसेट्स था 3,20,000 और गुडविल कितना था 80,000। टोटल कितना था, ओसी, जानते नहीं हो तुम ओसी को, ओरिजिनल कॉस्ट, आई सी, हाँ इट्स ओसी, ओरिजिनल कॉस्ट, ये ले नालायक, ओरिजिनल कॉस्ट, ठीक है ना, ओरिजिनल कॉस्ट लिखना पड़ेगा ना, जिस दिन एक्वायर किया उस दिन, तो ठीक है। अभी डेप्रीशिएशन एसएलएम है 2 साल का, लगातार लगाते हैं 1 साल, तो डेप्रीशिएशन फॉर 2 इयर्स कितना कितना, सर देखो गुडविल में तो कोई डेप्रीशिएशन अमोर्टाइजेशन नहीं होने वाला है, गुडविल में तो कोई अमोर्टाइजेशन नहीं होने वाला है, ओके। इसमें तो केवल इंपेयर्ड टेस्ट होता है, वो भी इंडिविजुअली नहीं होता, वो भी सीजीयू में होता है, ठीक है। अभी बताओ डेप्रीशिएशन कितना, सर 3,20,000 है, स्क्रैप वैल्यू कुछ दे नहीं रखा है, लाइफ कितनी 20 साल, ये तो 1 का हुआ, तो 2 साल का कितना कितना 32,000, ओके 32,000। तो देखो 3,20,000 -32, 2,88,000, गुडविल 80,000 अभी भी बैलेंस शीट में शो हो रहा होगा, और टोटल कितना शो हो रहा होगा 288 + 80, 3,68,000। लिखो यहां तक, पहले कैरिंग अमाउंट लिख देते हैं, फिर रिकवरेबल अमाउंट लिख देते हैं, फिर इंपेयरमेंट लॉस या रिवर्सल लिख देते हैं, ऐसे ही तो होता है, और फिर रिवाइज लिख देते हैं, फिक्स पैटर्न है। तो कैरिंग अमाउंट लिखा, अभी क्या रिकवरेबल अमाउंट, रिकवरेबल अमाउंट कितना बता रहा है इस दिन, सर रिकवरेबल अमाउंट बता रहा है कितना 2,12,000, ओके 2,12,000 टोटल में होता है ना, ये तो सीजीयू केस में टोटल में होता है ना, ओके। तो इंपेयरमेंट लॉस, इंपेयरमेंट लॉस कैरिंग अमाउंट माइनस रिकवरेबल अमाउंट, कैरिंग अमाउंट है 3,68,000 माइनस रिकवरेबल कितना 2,12,000, कितना हुआ इंपेयरमेंट लॉस 1,56,000, ओके। और फिर तुम क्या करते हो, रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट, रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट, अदर एसेट्स का
और गुडविल का टोटल कैरिंग अमाउंट तुमको पता है, कैरिंग अमाउंट तुमको पता है 2,88,000, 80,000 और 3,68,000। इसमें से इंपेयरमेंट लॉस लेस करना है कितना? 1,56,000। बोलो पहले किसके लेस करूं या कैरिंग अमाउंट के रेशियो में लेस कर दूं, क्या करूं? हाँ जी, पहले गुडविल में से लेस होगा, लिख लो यहां तक तो। बच्चे कुछ पीछे रह गए हैं, समझ आया ना? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना? 31 मार्च 2023 का पहले मैंने कैरिंग अमाउंट पता किया, 2 साल डेप्रिशिएशन लेस कर दिया, और कैरिंग अमाउंट को मुझे रिकवरेबल अमाउंट से कंपेयर करना है। तो मैंने देखा कैरिंग अमाउंट कितना था सीजीयू का 368, रिकवरेबल कितना 212, तो इंपेयरमेंट लॉस हो गया 156। अब 156 का जो नुकसान है, 1,56,000 का जो नुकसान है, उस नुकसान को मेरे को देखना था किधर हाँ जाएगा। अभी देखता हूं किधर राइट ऑफ करना है, कौन सा वैल्यू राइट ऑफ करना है। गुडविल पे राइट ऑफ नहीं किया जाता, राइट ऑफ नहीं होता। गुडविल की लाइफ फिक्स होती है क्या? नहीं होती है ना। तो गुडविल की लाइफ फिक्स नहीं होती, इसलिए लाइफ जिसकी फाइनाइट होती है, फिक्स होती है टर्म्स में, उसी पे अमोर्टाइजेशन होता है। इंटेंजिबल एसेट में हम पढ़ते हैं जिसकी इनफाइनाइट लाइफ होती है उस पे अमोर्टाइजेशन नहीं होता है, इनडेफिनिट लाइफ होती है उस पे अमोर्टाइजेशन नहीं होता है। वो इनकम टैक्स तो मैं तो आता ही नहीं, मुझे तो आता ही नहीं है, टेंशन ही नहीं, ठीक है ना। तो गुडविल पे याद रखना अमोर्टाइजेशन नहीं होता, इंडिविजुअली इंपेयरमेंट भी नहीं होता, सीजीयू के साथ इंपेयर्ड होता है, ठीक है, क्योंकि इसका इंडिविजुअली रिकवरेबल अमाउंट हो ही नहीं सकता ना, वैल्यू इन यूज हो ही नहीं सकता, इंडिविजुअली तो हो ही नहीं सकता ना, इसलिए सीजीयू के साथ ही इसका इंपेयरमेंट होता है। समझ में आया? एनुअल इंपेयरमेंट टेस्ट किसका होता है? हाँ, गुडविल एक्वायर्ड अंडर बिजनेस कॉम्बिनेशन, हाँ कर सकते हैं, उसमें आप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अभी तो ऐसा में है नहीं, ठीक है ना, वो है नो डाउट, लेकिन इसके अंदर जो क्वेश्चन है रिकवरेबल अमाउंट दे ही नहीं रखा अपने को, ठीक है। चलिए तो हाँ बिल्कुल होना तो चाहिए इस तरीके से, बट ऐसे क्वेश्चंस बने हुए है नहीं, ठीक है ना। फिर वो एक्चुअली इंपेयरमेंट पॉसिबल भी नहीं होता ना, क्योंकि गुडविल का बोल तो दिया गया एनुअल इंपेयरमेंट, लेकिन वो इंडिविजुअली तो हो नहीं सकता, उसका रिकवरेबल अमाउंट फाइंड आउट हो नहीं सकता, तो वो सीजीयू के एस्पेक्ट में ही देखा जाएगा, देखा सीजीयू के एस्पेक्ट में जाएगा, इंडिविजुअली पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखो, हाँ तो इंपेयरमेंट लॉस क्या करोगे पहले, सारा का सारा गुडविल से, तो मैं गुडविल में कितना लोकेट कर सकता हूं मैक्सिमम 80,000, और बाकी का कितना बचा, कितना 76, ये लो जी बाकी का अदर एसेट पे, ये आ गया रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट। अभी गुडविल तो हो गया खत्म, तो 368 माइनस 156, 2,12,000, ये लो जी 2,12,000, डन। रिकवरेबल अमाउंट ही तो बच जाएगा इंपेयरमेंट लॉस के बाद, ठीक है जी। अब 31 मार्च 2025, ये एसी किसने बंद किया? मैं सोच रहा हूँ गर्मी लग रही है, कौन है ये नालायक? तुम हो नालायक बस। और मैं सोच रहा हूँ आज मुझे इतना परेशानी क्यों हो रही है, अब नजर गई है मेरी, इतनी ठंड हो गई थी क्या? 31 मार्च 2025, अभी लक्षिता होती ना तो बहुत डांट सुनती मेरे से, है ना लक्षिता? 31 मार्च 2025, चलिए बताइए इस दिन का कैरिंग अमाउंट बताओ पहले तो। कैरिंग अमाउंट, सर कैरिंग अमाउंट कैसी बातें कर रहे हो बताओ?
2 साल डेप्रिसिएशन ही तो लगाना है, लगा देंगे। गुडविल तो है ही नहीं ना, गुडविल तो खत्म कर चुके हो, तो कैरिंग अमाउंट केवल किसका, अदर एसेट का, केवल अदर एसेट है भैया, गुडविल तो है ही नहीं, केवल अदर एसेट है, गुडविल तो है ही नहीं, नो गुडविल। अदर एसेट कितना था, 2,12,000 था, कौन सी डेट को, कैरिंग अमाउंट ऑन 31 मार्च 2023 को। अभी 2 साल और डेप्रीशिएशन लग गया, डेप्रीशिएशन फॉर 2 इयर्स कितना लगा होगा सर, 2,12,000 रिवाइज कैरिंग अमाउंट था, माइनस सैलवेज वैल्यू तो अभी भी नहीं था। रिमेनिंग लाइफ कितनी, 18 साल ना, 18 साल, 20 में से 2 बीत गए, 18 इंटू 2 कितना होगा, आने दो, पॉइंट्स में आ रहा है, 2,3,5,5,6 कर दूं, ओके 2,3,5,5,6। गुडविल नहीं लिखो तो भी चलेगा, ये सिर्फ समझाने के लिए लिखा है बाजू में। 2,12,000 माइनस 2,3,5,5,6 तो 1,88,444। गुडविल सिर्फ समझाने के लिए लिखा है कि भैया अभी गुडविल है ही नहीं, खत्म हो चुकी थी वो तो 2 साल पहले ही, तुम आज भी उसकी यादों में खो रहे हो। हाँ जी, रिकवरेबल अमाउंट, रिकवरेबल अमाउंट। अभी कैसा सुकून लग रहा है, ऐसा चालू करते ऐसा, प्रियांशी नालायक। रिकवरेबल अमाउंट कितना सर, दे रखा है क्वेश्चन में, बताओ हर्ष, रिकवरेबल कितना है, 3,04,000, ओके 3,04,000। तो अब रिवर्सल पता करना है ना, चलिए। अरे बोलता थोड़ी है, इवेल्यूएट बोल दिया ना, इंपेयरमेंट लॉस के लिए कहां बोला, अभी पता चला ना, देख कैरिंग अमाउंट 188, रिकवरेबल ज्यादा है ना, 2 साल का, ये इस अलग अलग डेट को रिकवरेबल दे क्यों रखा है बेचारे ने, है ना। तो इवेल्यूएट करो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अभी पता चला कि क्या हो रहा है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था ना, बहुत बड़ा क्वेश्चन, उसके डेटा उठा के छोटे किए गए हैं, ठीक है ना। एक केस स्टडी था, ये बिजनेस एक्वायर किया वगैरह वगैरह, इस दिन इतना था, लाइफ इतनी थी वगैरह था, फिर वहां इंडिकेशंस मिले, वहां पे 31 मार्च को इतना इतना लॉस हो गया वगैरह वगैरह, इस दिन रिकवरेबल अमाउंट इतना था वगैरह वगैरह, ऐसा करके केस स्टडी जिसके डेटा उठा के तुमको लिखे गए हैं, वो क्वेश्चन भी तुमको दे दिया जाएगा कभी शीट में। हाँ देखना, कैरिंग अमाउंट ये 188,444, रिकवरेबल ज्यादा है कि नहीं है, तो रिवर्सल हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल। रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस कितना होगा, लोअर ऑफ द फॉलोइंग, लोअर ऑफ द फॉलोइंग क्या क्या, पहला तो रिकवरेबल अमाउंट माइनस कैरिंग अमाउंट, 3,04,000 में से 1,88,444 हटा दो, कितना आएगा, बोलो, 115,556। तो इन दोनों का डिफरेंस तो बोल रहा है कि 1,15,556 आप रिवर्स कर दो। पहले इंपेयरमेंट लॉस कितना बुक किया था, 1,56,000 ना, ये बोल रहा है कि 115,556 रिवर्स कर दो। हम चेक करेंगे कि कितना रिवर्स कर सकते हैं, मैक्सिमम मैक्सिमम रिवर्स कितना कर सकते हो, इन दो वैल्यूज का और डिफरेंस देखना होगा। कैरिंग अमाउंट इफ नो इम्पेयरमेंट, कैरिंग अमाउंट इफ नो इम्पेयरमेंट, हाँ बोलो। हाँ तो इम्पेयरमेंट लॉस तो है ही नहीं, वो उस टाइम अपन केवल इम्पेयरमेंट लॉस पढ़ रहे थे ना, रिवर्सल पढ़ाया था क्या, नहीं ना, होशियार। चल ये कह रही कि कल वाले क्वेश्चन था ना, उसमें रिवर्सल आ रहा था, हाँ ठीक है ना। चलिए तो कल वाले में अपन केवल हाँ वो सीख रहे थे,
बिल्कुल बिल्कुल, नहीं नहीं, ठीक है। वहां पे केवल इंडिकेशन किसके थे? इम्पेयरमेंट लॉस के थे, तो केवल इम्पेयरमेंट लॉस को जज किया। अच्छा, अगर बिना इंडिकेशन के अगर रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा आ रहा हो ना, बिना इंडिकेशन के भी कभी कभी रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा आ रहा हो, टेंशन नहीं लेना, उसमें रिवर्सल करने का जरूरत नहीं है। बिना इंडिकेशन के ना तो इंपेयरमेंट लॉस करना है, ना ही बिना इंडिकेशन के रिवर्सल करना है। इस क्वेश्चन में मैं मान रहा हूं कि देयर आर इंडिकेशंस, ठीक है जी, देयर आर इंडिकेशंस, पहले इंपेयरमेंट लॉस का और फिर रिवर्सल का। अभी ठीक है? ओके, अभी ठीक है। कैरिंग अमाउंट इफ नो इंपेयरमेंट, कैरिंग अमाउंट इफ नो इंपेयरमेंट कितना? सर स्टार्टिंग में एसेट कितने की थी वो? 3,20,000 की। कौन सी एसेट? अदर एसेट जो बची हुई है वही 3,20,000 की थी। पूरा गुडविल का शामिल करते हुए 4 लाख मत ले लेना, 3,20,000। कितने साल बीत गए सर? 2 और 2 4 साल बीत गए हैं, 2 और 2 4 साल बीत गए हैं, तो 3,20,000 लाइफ 20 साल, कितने साल बीत गए? 4 साल बीत गए सर। तो अगर इंपेयरमेंट नहीं होता तो कैरिंग अमाउंट कितना होता है इस एसेट का? 2,56,000, 2,56,000। और अभी कैरिंग अमाउंट कितना है? कैरिंग अमाउंट आफ्टर इंपेयरमेंट, कैरिंग अमाउंट आफ्टर इंपेयरमेंट सर वो है 188,444, 188,444। तो इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना आ रहा है, 2,56,000 और 188,444 का 67,556। मैक्सिमम रिवर्सल इतना ही कर सकते हो। सो मैक्सिमम रिवर्सल of impairment loss is equals to 67,556। दोनों में से जो भी कम होगा, कौन से दोनों में से? एक 15,556 और 67,556। समझा? रिवाइज कैरिंग अमाउंट, रिवाइज कैरिंग अमाउंट कितना होगा? तो जो कैरिंग अमाउंट था ना 188,444, उसमें रिवर्सल ऐड हो जाएगा 66,7,556 और ये 2,56,000 के बराबर आ जाएगा, उस वैल्यू के बराबर कि अगर इंपेयरमेंट होता ही नहीं तो कितना वैल्यू होता, क्योंकि आपने इंपेयरमेंट भी किया, वापस रिवर्सल भी कर दिया। ओके जी, 2,56,000। डन है? ओके सर। बिल्कुल, वो सीजीयू इसलिए क्योंकि उस एसेट में बहुत सारी एसेट है, अलग अलग एसेट तो मुझे वैसे भी नहीं दे रखी है, ऊपर से गुडविल और है, तो गुडविल वैसे भी सीजीयू में इंपेयर्ड होती है, ठीक है। सीजीयू इसलिए क्योंकि एक एसेट नहीं थी ना, पूरा बिजनेस एक्वायर किया, तो अलग अलग एसेट्स थी। हमको अलग अलग एसेट्स दे नहीं रखा है किसका कितना कैरिंग अमाउंट, अगर अलग अलग दिया हुआ होता तो फिर वो अलग अलग एसेट्स पे कैरिंग अमाउंट के रेशियो में इंपेयरमेंट लॉस अपने को देखना पड़ता। अभी तो दे नहीं रखा तो हेडेक नहीं था। समझ में आ गया क्या बोलूं? पक्का से? चलिए अब जाते जाते डिस्क्लोजर लिख दो, 2-4 लाइन और। हर इंडेस का लास्ट यही होता है, डिस्क्लोजर। देखेंगे पहले अगर इंपेयरमेंट लॉस होगा तो गुडविल और कॉर्पोरेट एसेट दोनों होगा, तो जो इंपेयरमेंट लॉस होगा वो पहले गुडविल से राइट ऑफ हो जाएगा, जो बचा हुआ होगा और भी अगर इंपेयरमेंट लॉस बच जाता है तो वो सारी एसेट्स पर ए बी सी डी प्लस कॉर्पोरेट एसेट कैरिंग अमाउंट के रेशियो में बढ़ जाएगा। हाँ, पहले गुडविल
फिर कैरिंग अमाउंट के रेशियो में, और अगर थर्ड वाला केस होगा तो स्टेज 2 में जाएगी बात। स्टेज 2 में जाएगी तो पहले गुडविल, ठीक है ना, फिर कॉर्पोरेट एसेट, और बाकी CG1 CG2 पे तो होगा नहीं। क्यों? क्योंकि पॉसिबल ही नहीं, वो ऑलरेडी इम्पेयर्ड हो चुका। समझ आया? हाँ, उससे जा ही नहीं सकता। रिकवरेबल अमाउंट हमेशा ज्यादा ही मिलेगा तुमको, तो ज्यादा से ज्यादा गुडविल राइट ऑफ कर लोगे, इम्पेयर कर लोगे, उसके बाद बात आएगी तो कॉर्पोरेट एसेट पे आएगी, CG1 CG2 पे नहीं जाएगी। ठीक है, वो उन डेट्स पे इंडिकेटर्स, कि यहाँ पे इंडिकेटर्स है इम्पेयरमेंट लॉस का, यहाँ पे इंडिकेटर है रिवर्सल का, तभी हम देख लेंगे, तभी हम टेस्ट करेंगे। ठीक है ना, इंडिकेटर होगा तभी टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। हाँ हाँ, दिया हुआ रहेगा, ऐसा नहीं रहेगा, तो समझने के लिए किया, दिया हुआ रहेगा, टेंशन नहीं, और दिया हुआ रहेगा तुमको, टेंशन मतलब। हाँ जी, और ईच क्लास ऑफ एसेट, हर एसेट के लिए आपको क्या बताना है, डिस्क्लोजर मतलब जो आपने इंडेक्स में पढ़ा ना वो सारा बता दो। इम्पेयरमेंट लॉस बता दो, रिकॉग्नाइज इन P&L, कितना इम्पेयरमेंट लॉस को आपने P&L में ट्रांसफर किया, रिवर्सल बता दो, अगर कोई रिवर्सल हो रहा हो इस साल, रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस, तो इम्पेयरमेंट लॉस बता दो, उसका रिवर्सल बता दो डिस्क्लोजर में। कोई इम्पेयरमेंट लॉस जो ट्रांसफर हो गया हो किधर, OCI, सर OCI अदर कॉम्प्रहेंसिव इनकम, बोले तो अपन ने रिवोल्यूशन रिजर्व ट्रांसफर किया था ना, ये उसी की बात बोल रहे हैं, रिवोल्यूशन रिजर्व वाला। ओके, और रिवर्सल रिकॉग्नाइज्ड इन OCI, रिवर्सल रिकॉग्नाइज्ड इन OCI मतलब पहले तो P&L की बात कर ली, फिर OCI की बात कर ली। OCI मतलब वही रिवोल्यूशन रिजर्व। ओके, और क्या बताओगे, आइडेंटिफिकेशन बेसिस, आइडेंटिफिकेशन बेसिस फॉर CGU, कि किस बेसिस पर आप CGU को डिटरमाइन करते हैं, कौन कौन सी एसेट को मिलाकर आप क्या कर रहे हैं, CGU क्रिएट कर रहे हैं, वो क्या बेसिस है आपका, और गुडविल के बारे में बता देना बस, गुडविल, गुडविल कितना है, इम्पेयर्ड होने के बाद कितना है, वगैरह वगैरह एटसेट्रा। बस इसी के साथ आपका ये इंड AS 36 इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट कंप्लीट। अब बचेंगे बस क्वेश्चंस, वो आपको क्वेश्चन शीट अलग से दिए जाएंगे, अभी हम सिर्फ कॉन्सेप्ट पे फोकस कर रहे हैं और प्लस उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पे। ठीक है जी, चल, ओके, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।